नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 जो कि है महासागर एवं महाद्वीप। आज के इस भाग 1 में हम जानेंगे महाद्वीप क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं और पृथ्वी के कितने भूभाग पर महासागर और महाद्वीप फैले हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि महासागर क्या होते हैं। तो महासागर क्या होते हैं? ग्लोब के ऊपर हमें जो सबसे बड़ी जल राशियां दिखाई देती है उसको हम महासागर बोलते हैं। जैसा कि आप ये चित्र देख सकते हैं, इसके अंदर 5 महासागर जो है हमारे उनको प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। तो ये सारे 5 महासागर है जो कि बहुत ही बड़ी जल राशियां हैं। ये पृथ्वी के कितने भूभाग को कवर करती है? तो 3/4 भाग पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। 3/4 का मतलब है 75%। तो अगर अंतरिक्ष से देखा जाए पृथ्वी को तो ये नीली दिखती है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी को बड़े ही स्नेहपूर्वक नीला ग्रह बुलाया है। तो अंतरिक्ष से देखोगे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? नीली। किसने बोला ऐसा? आरंभिक के जो अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने जब पृथ्वी को देखा तो उन्हें वो नीली नजर आई, तो इसीलिए इसको नीला ग्रह पुकारा जाता है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आए कि नीला ग्रह किसको बोला जाता है तो इसका उत्तर क्या होगा? पृथ्वी। अब हम जानेंगे महाद्वीप के बारे में। तो ग्लोब के ऊपर 1/4 भाग किसका है? महाद्वीप का। 1/4 का मतलब है लगभग 25% भाग जो है पृथ्वी का वो महाद्वीपों से घिरा हुआ है। अब अगर हम आज के टाइम की बात करें तो हम आज कुल 7 महाद्वीप मानते हैं। सबसे पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप, पांचवा आपका एशिया, छठा ऑस्ट्रेलिया एंड सातवां कौन सा है? अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप है जो आज के टाइम पर हम गिनते हैं, लेकिन महाद्वीप को अलग अलग संख्या में भी गिना जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम अभी करंटली कितने महाद्वीप मानते हैं? 7 महाद्वीप मानते हैं। अब ये जो महाद्वीप होते हैं ये भूमि के बड़े भाग पर फैले होते हैं, इसीलिए भूमि के एक बड़े भाग को क्या बोला जाता है? भूखंड बोला जाता है। पहले सारे महाद्वीप जो है वो सिर्फ एक ही भूखंड थे, लेकिन बाद में ये महाद्वीप अलग अलग हो गए। पहले जब सारे महाद्वीप एक साथ थे तो उसको पैंजिया बोला जाता था, और सारे महासागर जल राशियां जब एक साथ इकट्ठी थी तो उसको पैंथेलासा बोला जाता था। लेकिन वक्त के साथ ये जो भूखंड था वो अलग अलग भागों में बंट गया और जिसको हम अभी महाद्वीप बोलते हैं। तो भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। जैसे कि एक ये बड़ा भाग है, मान लीजिए, अब ये अलग अलग भागों में बट गया तो ये अलग अलग टुकड़े ही महाद्वीप कहलाते हैं। इसीलिए भूमि का एक बड़ा भाग निरंतर विस्तार हुआ इसका और फिर हमने उसको महाद्वीप का नाम दे दिया। और हम अभी कितने महाद्वीप गिनते हैं? कुल 7 महाद्वीप है। अब हम जानेंगे कि महासागर और महाद्वीप की क्या भूमिका है और किस किस चीज में इनकी भूमिका हमें दिखाई देती है। तो पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागरों और महाद्वीप दोनों की ही भूमिका है। अब जीवन जो पृथ्वी पर है उसमें भी किसकी भूमिका है? महाद्वीप और महासागर दोनों की। अब जीवन चाहे वो पौधों का हो, जीव जंतुओं का हो या फिर हमारा मानव जीवन हो, तो इसी प्रकार वे जीवन के सारे पहलुओं को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कैसे? हमें जो वर्षा मिलती है, बारिश मिलती है, वो किससे मिलती है? महासागरों से मिलती है। रहने के लिए भूमि कहाँ से मिल रही है? महाद्वीप से मिल रही है। तो इसी प्रकार से महाद्वीप और महासागर दोनों ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों ये चीज याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना जो है उसका एक प्रतीक चिन्ह है और उसका आदर्श वाक्य क्या है? शम नो वरुणम। इसका अर्थ हुआ हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। वरुण जो कि वैदिक काल में एक देवता माने जाते थे महासागर के पानी के, तो इनको बोला गया है कि शम नो वरुणम, मतलब हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। किसका ये आदर्श वाक्य है? भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह का। भारतीय नौसेना की जो प्रतीक चिन्ह है उसके नीचे लिखा हुआ होता है शम नो वरुणम। याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर जल और भूमि का वितरण किस प्रकार से है। हमने जब बात की थी पहले अध्याय के अंदर कि भूमध्य रेखा जो है
ये रेखा हमारी पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध ये है, और ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या भूमि और जल का वितरण दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी उत्तरी गोलार्ध के अंदर एक समान है? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मुख्यतः जो महाद्वीप या फिर भूमि का वितरण दिखेगा वो हमें उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा दिखाई देता है। ठीक वहीं दूसरी ओर जल राशियों का वितरण हमें किस में ज्यादा दिखाई देता है? वो हमें दिखाई देगा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। तो इसीलिए महासागर और महाद्वीप जो है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर समान रूप से वितरित नहीं है। जैसा कि चित्र में ही आप देख सकते हैं, लगभग सारे महाद्वीप, और जैसे कि नीचे अफ्रीका रह जाता है और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का भाग किस में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में आता है। बाकी सारे ही महाद्वीप किस में रह जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। इसीलिए महाद्वीपों का ज्यादा भाग किस में दिखाई देता है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और ठीक वहीं जल राशियों या फिर महासागरों का ज्यादातर भाग हमें दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे महासागरों की कनेक्टिविटी के बारे में। अर्थात जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये महासागर जितने भी है, कुल 5 महासागर है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। अब फिर भी इनको बाउंड्रीज में बांटा गया है। ये आपका प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है, और ये बात और याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अब आप सोच रहे होंगे इधर भी प्रशांत महासागर है, उधर भी प्रशांत महासागर है, ये कैसे संभव है? तो बच्चों याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी जो है वो लगभग गोलाकार है। तो इस चित्र को अगर आप ऐसे गोल भाग में मोड़ दें, एक पृष्ठ पर ये मानचित्र लेना और उसको मोड़ देना, तो आपको पता लगेगा ये दोनों ही जल राशियां एक ही जल राशि है, जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा महासागर भी है। दूसरा ये देख सकते हैं आप, ये है अटलांटिक महासागर। यहाँ पर आपका आर्कटिक महासागर आ जाता है, ये हिंद महासागर है, और नीचे कौन सा है? दक्षिणी महासागर। तो इसी प्रकार से आपके 5 महासागर कौन से हुए? हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। इसी प्रकार से ये जो महासागर है, जल राशियां हैं, वे हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जितना भी जल है उसका अधिकांश भाग किस में है? महासागरों के अंदर। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, महासागरों का जो जल होता है वो खारा होता है। खारा होने की वजह से हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये जल जो है वो लवणीय या फिर खारा है। क्यों? क्योंकि इसमें लवण या फिर नमक की मात्रा ज्यादा है। तो मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के लिए ये जल उपयुक्त नहीं है, वो उनका उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लवण की मात्रा ज्यादा है। दूसरी ओर अलवणीय जल, जिसको हम पी सकते हैं या उसको पेयजल बोला जाता है, वो पृथ्वी के जल संसाधन जितने भी है उनमें एक कम हिस्सा है, अत्यल्प हिस्सा है। तो इस वजह से क्या है, जल स्रोत जिससे पीने का पानी हमें मिलता है वो बहुत ही कम है। और वो कौन कौन से स्रोत है जिनसे हमें ताजा पानी या पेयजल मिलता है? इनका पहली बात तो एक बहुत ही छोटा अनुपात है, किस पर? हमारी भूमि पर। अब ग्लेशियर में हमें ताजा पानी मिलता है, नदियों से, झीलों से, वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है, और भूजल, ये सारे ताजे पानी के जल स्रोत है। इसीलिए यहाँ पर जल की कमी या फिर जल संकट है। हमने देखा लगभग 97% भाग जो है जल का, वो क्या है? खारा है, और 3% जल का भाग ताजा पानी है। लेकिन ग्लेशियर का पानी जो कि पूरे साल जमा हुआ रहता है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। और भूजल, जो कि भूमि से जल निकालना बहुत ही ज्यादा महंगा है। और अगर भूजल जो है वो भूमि के बहुत ही ज्यादा अंदर हो, जैसे 500 मीटर की खुदाई करनी पड़े, तो वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और ये महंगा भी होता है, टाइम ज्यादा लेता है। इसीलिए हमें जो जल मिलता है वो कहाँ से मिला? नदियों से, झीलों से, वर्षा से। वर्षा किससे होती है? जब महासागरों से जलवाष्प उठती है, फिर ऊपर बादल का निर्माण होता है, बादलों से हमें क्या मिलती है? बारिश मिलती है। तो इसी प्रकार से स्वच्छ जल या फिर पेयजल के बहुत ही कम स्रोत है, जैसे कि नदियां, झीलें, वर्षा आदि। इसीलिए ये जो जल संकट हो रहा है, इसका सामना करने के लिए हमें जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसका अच्छे से अच्छे तरीके से उपभोग करना चाहिए।
तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या जाना कि महासागर और महाद्वीप क्या होते हैं, हमारी पृथ्वी पर इनका वितरण कितने भूभाग पर है, और तो और कैसे इतना ज्यादा जल पृथ्वी पर उपलब्ध होने के बावजूद भी हम जल का संकट का सामना कर रहे हैं। अब हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। पहले विकल्प देख लेते हैं, पृथ्वी, मंगल, बुध, वरुण। तो इनमें से कौन सा ग्रह है जिसको नीला ग्रह कहा जाता है? इसका सही उत्तर है अ। क्यों पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है? जैसा कि हमने बोला, अंतरिक्ष यात्रियों ने जब ऊपर से पृथ्वी को देखा, या फिर एरियल फोटोग्राफी जो ली गई, जो सैटेलाइट्स के द्वारा फोटो ली गई, उसके अंदर पृथ्वी जो है वो नीली दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जल का कितना भाग है? 75%। ठीक, वहीं 25% किसका भाग है? भूमि का भाग है। अब 75% जल का भाग है, इसका मतलब वो ऊपर से नीली ही दिखेगी ना, क्योंकि जल की उपलब्धता जो है वो ज्यादा है पृथ्वी पर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है, महासागरीय जल खालिस्तान है। विकल्प एक, मीठा, ताजा, खारा, शुद्ध। तो महासागरीय जल जो है वो कैसा है? खारा है। तो विकल्प स इसका सही उत्तर है। महासागरीय जल जो कि खारा है और लगभग 97% उपलब्ध है, लेकिन खारा होने की वजह से इसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते। पेयजल के लिए हम जो जल उपयोग करते हैं वो मीठा होना चाहिए, उसमें लवण की मात्रा ना के बराबर होती है, जबकि महासागर का जो जल होता है वो लवणीय और खारा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लवण की मात्रा ज्यादा होती है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।